हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 8th का ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है। इसमें अभी मैं जो कराने वाला हूँ वो फोर्थ चैप्टर होने वाला है। इससे पहले मैंने 1 2 3 ये चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे अगर विजिट करेंगे आप। और इससे पहले मैंने क्लास 6 एंड 7 का भी पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया है। और काफ़ी सारी एनालिसिस भी कराई हुई हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 1 2 3 जो भी हुए हैं एग्ज़ाम्स, उसमें मैंने बताया एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी उसमें मैंने विद प्रूफ आपको दिखाए हुए हैं। और जो आपका टीआरई 4.0 होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं टीआरई के वो मैंने बताए भी हुए हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर है कृषि वाला। ये फोर्थ चैप्टर है। इससे पहले आप जो थर्ड चैप्टर है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास 8th की जो जोग्राफी है इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए इससे। तो इसमें कहानी के माध्यम से बताया गया, तो मैं थोड़ी सी कहानी इसमें पढ़ देता हूँ, क्योंकि आपको जब सिलेक्शन होगा बीपीएससी टीचर बनेंगे आप, तो इन्हीं कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो इससे पहले आप खुद से पढ़ लीजिए। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी बिस्किट्स बनाने के लिए ले जाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधे से परिष्कृत जो उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। जैसे आपका हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। देखिए, ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक लाइन जो है ना एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और आप प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कृषि, मत्स्य पालन होता है, और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इनमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जो जनसंख्या है अब तक कृषि आधारित है या कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप इसमें मानचित्र में देख लीजिएगा। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। देखिए, इसमें बॉक्स में दिया गया एग्रीकल्चर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्दों के एगर और एग्री, एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि या जुताई करने से हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये, इसका अर्थ पूछा जाता है, संधि विच्छेद करके आपको बताया गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये आपके देखिए कृषि जो क्षेत्र है, कृषिगत भूमि, ये दिखाया गया कितना परसेंटेज है। सभी जो आपके महाद्वीप हैं उन सभी में दिखाया गया है। तो आप इससे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे कल्चर जो है आपकी एग्रीकल्चर होता है, सेरीकल्चर होता है, पीसीकल्चर होता है, विटीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है। इस तरीके के जो कल्चर होते हैं ये इनके सभी के नाम दिए गए, आप देख लीजिए। एग्रीकल्चर कृषि हो गया। सेरीकल्चर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, जिसे रेशम उत्पादन कहते हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। नेक्स्ट है पिसीकल्चर, ये मत्स्य पालन होता है, मछली पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना। नेक्स्ट है विटीकल्चर, जो द्राक्षा कृषि बोल से बोलते हैं, और द्राक्षा यानी अंगूर को बोलते हैं, ठीक है, अंगूर की खेती ये आपके विटीकल्चर में आती है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, जो उद्यान कृषि है, यानी जिसमें बागवानी वगैरह की जाती है और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाया जाता है। तो आपसे बस ये शब्द दे देगा इस तरीके से इंग्लिश में, और पूछेगा इसमें कौन सा आपका सुमेलित है, या आपको नाम दिया जाएगा चार में से, रेशम पालन है या मत्स्य पालन है, तो आपको लगाना होगा। और अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कृषि तंत्र।
जो आपके कृषि में यूज़ होने वाली जो मशीनें हैं, उन सभी के बारे में। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण जो निवेश हैं, जैसे बीज हो गया, उर्वरक हो गया, मशीनरी हो गई और श्रमिक हैं। जुताई और बुवाई देख लीजिएगा यहाँ पे। ये आपके यंत्र वगैरह दिखाए गए। जुताई और बुवाई के छिड़काव, ये रसायन भी डाले जाते हैं, बीज डाली जाती है, मशीनरीज़ का उपयोग होता है और फसलें इससे फिर इसके बाद में आपकी फसलें तैयार होती हैं, ठीक है। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो इनसे आप भली-भाँति परिचित होंगे। ये भौतिक निवेश है, देखिए आपके सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान, तो ये आपके पूछे जाते हैं। भौतिक कारक कौन-कौन से हैं, तो ये आप याद रखिएगा। मानवीय निवेश क्या है, तो भंडारण होना चाहिए, श्रम है, मशीनरी है, रसायन है, ये आपके मानव द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं। तो भौतिक और मानवीय क्रिया जो कृषि निवेश हैं वो दिखाए गए हैं। देखिए सिंचाई, निराई और कटाई इसी की कुछ संक्रियाएँ हैं जो आपके यहाँ पे दिए गए थे। देखिए यहाँ पे कृषि तंत्र थे, तो इसमें जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएँ हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं इसमें। जैसे कि कृषि के प्रकार कितने हैं? तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दिशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की जो कृषि होती है, इसमें परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। देखिए गहन निर्वाह कृषि कौन सी है? तो इसमें क्या होता है, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम में खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर उर्वर मृदा वाले खेत में एक एक वर्ष से या एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल मुख्य फसल होती है यहाँ की। अन्य फसलों में जैसे गेहूँ हो गया, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल होते हैं इसमें। गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो आप यूँ कहें कि गहन जो निर्वाह कृषि है, ये आपके जो सीमांत किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो करते हैं, ठीक है? निर्वाह कृषि तो वैसे आपके किसान के जो इसमें परिवार की आवश्यकताओं को देख के की जाती है, लेकिन जो आपकी गहन निर्वाह कृषि है, ये बहुत ही छोटे भूखंड में की जाती है, जो छोटे किसान होते हैं। अब देखिए आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। आपने स्थानांतरित कृषि काफ़ी बार सुना होगा इसमें, और ये कई इलाकों में की जाती है, उत्तर-पूर्व में आपके भारत में होती है। नेक्स्ट देखिए ये आपका एक बॉक्स दिया गया है, जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, यानी कि आपके जो भी केमिकल हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं। बाकी आप जैसे गोबर के जो खाद होती है उसको डाला जाता है, और अभी तो मार्केट में जो प्राकृतिक जो जैविक खाद भी आने लगी है। नेक्स्ट है कि स्थानांतरित कृषि, तो ये बहुत पूछा जाता है और भी टीआरई 2.0 में ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जो कर्तन दहन वाली जो कृषि होती है इसी को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत भारत के भागों में प्रचलित है। तो आपके भारत में अगर पूछा जाए तो ये उत्तर पूर्व दिशा में ये पाई जाती है कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़कर दूसरी जगह यानी कि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी अ, इसे इस रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए चलवासी जो पशुचारण है, देखिए यहाँ पे चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ जैसे भाग हैं आपके राजस्थान का, जहाँ पे आपका रेगिस्तान है, तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। जैसे कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है?
तो ये देखिए वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती हैं। और ये आपके गेहूं और मक्का जो है सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ के। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो आपकी वाणिज्यिक कृषि जो आपकी होती है, इसके बारे में बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए मिश्रित कृषि क्या होती है। तो देखिए मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों और इसको उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, कमा न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो आपकी मिश्रित जो कृषि है आपके इन जगहों पे प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए ये भारत में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गन्ने की जो रोपड़ कृषि है वो दिखाई गई है किस तरीके से होती है। और ये आपका देखिए चलवासी पशुचारक जो अपने ऊँटों के साथ चले जाते हैं अपने खाना और पानी लिए। नेक्स्ट देखिए आपके जो स्थानांतरित कृषि है ये बहुत पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पे स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो भारत में ही कई जगहों पे इसके नाम अलग अलग हैं। तो देखिए झूमिंग कृषि जो है आपके उत्तर पूर्वी भारत में यानी आपकी जो सेवन सिस्टर्स हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे होती है झूमिंग कृषि। मिल्पा मैक्सिको की है। रोका जो है ब्राज़ील में बोली जाती है। लदांग ये मलेशिया में बोली जाती है। तो ये शायद आया था टीआरई में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए रोपड़ कृषि के बारे में जो भी मैंने बताया था अभी गन्ने की जो फसल होती है वो रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती है। देखिए रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला तथा कपास की एक फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है कि रोपड़ कृषि के मुख्य जो क्षेत्र हैं विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य फसलें कौन सी हैं? देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें, चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। नेक्स्ट है कि चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा में जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत आएगा, फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायुक दशाओं जैसे आपका पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फसल जो आपकी है गेहूँ की। तो देखिए गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा, शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो ये आपकी रबी की फसल होती है। तो आप तीनों फसलों के बारे में जानिएगा, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। और इसका जो विकास है सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त ये आपके राज्य जो गेहूँ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। यानी आपकी रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर ये सभी आपके जो होते हैं वो अ, आपके रबी की फसल में आते हैं। और ये सर्दियों में ये आपके नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। नेक्स्ट है कि मिलेट, जो आपके मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं, ये देखिए मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ऐसी फसल जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया। तो अभी ये भी ट्रेंड बना था मिलेट्स जो है उसे खाना चाहिए। हम लोग जो है मिलेट्स को भूलते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके जो कुछ
खेती वगैरह है। देखिए केले की रोपण कृषि करी गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए चावल की कृषि, जो आपके चावल की जो उसमें लगाई जाती है, धान की बेड़ जो लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए गेहूँ का शस्य कर्तन, यानी कि गेहूँ को बड़े पैमाने पर इसे काटा जाता है, तो ये मशीनें होती हैं। बाजरे की ये कृषि देख लीजिए। अगला देखते हैं। इसमें देखिए आपके ये ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी हैं। नेक्स्ट देखिए मक्का का जो उत्पादन है। देखिए मक्का इसके लिए मध्यम तापमान और वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है आपके उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। नेक्स्ट जो फसल है आपकी कपास है। देखिए इसकी जो वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। और ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। ये देखिए आपके चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और देखिए यहाँ पे आपके भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो देखिए काली मृदा जो है वो कपास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो काली मृदा होती है, जो आपके जलोढ़ या काली मृदा जिसे बोलते हैं, तो इसे जो आपके बोलते हैं, इसे रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और ये कपास के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेगुर मृदा किसे बोलते हैं? ये काली मृदा को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पटसन। तो ये देखिए आपके एक एक तरीके का रेशा होता है। देखिए पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। नेक्स्ट देखिए कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल की अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ब्राज़ील आपके कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी उत्पादन करता है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कॉफ़ी का उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये आपका कपास की कृषि कृषि जो है, और ये आपकी मक्के की कृषि, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इसमें दिया गया है बॉक्स में, मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो आप भुट्टे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए रोचक तथ्य, देखिए आपके कॉफ़ी के पौधे की जो खोज जो है वो किसने की थी? देखिए कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरब वासी, जो कि क्या करने आया था, बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदा रहित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिसे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया था। तो एक तरीके की ये कहानी है, इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है चाय। कॉफ़ी के बाद अपनी चाय। देखिए कॉफ़ी में आपके कैफ़ीन पाया जाता है और चाय में आपका निकोटीन, ठीक है। तो कैफ़ीन की वजह से ही जो आपका मन होता है, वो दिमाग जो होता है शांत हो जाता है, ठीक है। तो लोग जो सर दर्द होता है वो कॉफ़ी पीते हैं। देखिए चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उष्ण उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए आपके ढलान में इस तरीके से ये आपके चाय की कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखिए, कृषि का जो विकास हुआ था वो देखते हैं इसके बारे में। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया जाने वाले प्रयासों में से एक है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली बीजों के प्रयोग द्वारा। तो ये कुछ आपके तरीके हैं जिससे आप इसको बढ़ा सकते हैं कृषि को। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है।
अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था जो गहन कृषि है, जो छोटे सीमांत कृषि कृषक होते हैं, उनके लिए होती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे आपका यूएसए में हो गया, कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए 2 फर्म, एक भारत के और दूसरे यूएसए के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। इसमें आगे बताया गया। देखिए भारत के बारे में, जैसे भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। इसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार में वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। गेहूं या चावल और एक दाल उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है, जो अभी गांव-गांव जाते हैं, जो आपके किसानों को समझाने के लिए। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों की जोत करते हैं या जुताई करते हैं। ये परंपरा जो विधि है जोतने की का यूज़ करते हैं। समीप के जो खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने खेतों के लिए क्या करता है, सिंचाई के लिए पानी लेता है इससे, ठीक है, भाड़े पर। और मुन्नालाल के पास 2 भैंस और एक कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य एवं के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी-कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है, यानी जो ब्याज के रूप में एक पैसा लेता है, जो बैंकों से लिया जाता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे आलू का जब समय आता है, तो उनके पास इसे स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो ये मिल जो मालिक हैं उनके पास जाते हैं और जो भी रेट होता है उस समय, तो वहाँ पे बेच देते हैं। और जिनके पास स्टोर करने की क्षमता होती है, वो रख लेते हैं और जब उसका मूल्य अच्छा होता है या अच्छे मार्जिन पे मिलता है, तब वो बेचते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। देखिए यहाँ पे भारत, ये जो खेत दिखाए गए हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो खेत हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे यूएसए के बारे में देखते हैं। तो इसमें अभी तुलना करने की बात की गई थी, तो यहाँ पे तुलना करने की, अभी देखिए यूएसए का जो एक फर्म है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान, जो हॉरेन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं है। ये परिणाम जो होरेन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका जो कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीरें देता है, जैसे सैटेलाइट से जो उसकी रियल टाइम इमेजेस देता है। ये रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों और समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। यूएसए में किसान एक
व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। तो आपके यहाँ पे जो भारत में होते हैं वो खेतिहर किसान ही होते हैं, और वहाँ पे जो यूएसए में खेती होती है वो एक व्यवसाय की तरह पे होती है। तो ये देखिए काफ़ी बड़े फर्म में उनकी खेती होती है। यहाँ पे देखिए मशीनों के माध्यम से यहाँ पे खेती का कार्य हो रहा है। तो देखिए ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसके जो एमसीक्यूज और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो क्लास 8th का आप वहाँ देखिएगा, ज्योग्राफी का पूरा वन शॉट जो वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरा मैंने कराया हुआ है। जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। और जो आपके ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है आपको इसी में मिल जाएगी। तो आप ज़रूर जुड़ें अगर आप नए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।